जी ये जो पिछला है ये मैंने आपको बता दिया था, ये जो लॉजिकल वाला था आर्गुमेंट जिसमें था, उसमें हमारे पास जो स्टेटमेंट दी होती है या आर्गुमेंट जो है स्टेटमेंट है जिसमें जो लेफ्ट पे दी जाती हैं वो हमारे पास इफ वाली जो होती है ना, P1 P2 P3 Pn, ये जो प्रोपोजिशन होती हैं इनको हम प्रेमिसेस कहते हैं। जो राइट की तरफ जो देन वाला होता है उसको हम कहते हैं, जो क्यू लिखा हुआ है इसमें, उसको कंक्लूजन कहते हैं। इफ पी देन क्यू, ये जो सिंबल दी हुई है ये कंडीशनल की सिंबल है जो कि इफ पी देन क्यू वाली होती है। वो इसमें ये कह रहा है कि ये एक आर्गुमेंट जो है वो लॉजिकल है, और इसमें आगे उसने एक डेफिनेशन दी हुई है। डेफिनेशन में ये कहता है कि जो आर्गुमेंट है, ये वर्ड मैं आपको समझा रहा हूं, जब ये वाली सिंबल लिखी जाए ना 10.4 में लिखी हुई है P1 P2 P3 Pn to Q, इसको आर्गुमेंट कहते हैं। इसका नाम आर्गुमेंट, जब ये आ जाए सिंबल तो इसको आर्गुमेंट कहेंगे। और जब आपके पास बेटा इसमें जो हमारे पास वो कहते हैं कि जो आर्गुमेंट है वो वैलिड होगा is true whenever all the premises are true। कि हमारे पास जो आर्गुमेंट है वो वैलिड तब कराएगा जो इसमें जो है Q ट्रू हो जाए, जबकि P1 P2 P3 Pn जो है वो सारे ट्रू हों। और कहते हैं कि अगर ये आर्गुमेंट वैलिड नहीं है तो उसको जो है वो फलासे कहते हैं या फालसे कहेंगे, फालसी। तो यहाँ पे ये इसकी एग्जांपल से हम बात करेंगे। ये छोटी सी एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल दी थी, ये बताइएगा ये वाली, नीचे एग्जांपल एक दी थी करने के लिए आप लोगों को लास्ट टाइम। यस सर दी थी। आप लोगों ने मुझे बल्कि करके भी दिखाई थी एग्जांपल। लेकिन ये थ्योरम की स्टेटमेंट है ना, ये थ्योरम की स्टेटमेंट बड़े अच्छे तरीके से आनी चाहिए। वो कहते हैं ये जो आर्गुमेंट है वैलिड होगा अगर ये जो प्रोपोजिशन है इफ एंड देन वाली है जो है ये सारे ट्रू हो जाए, टाटालॉजी हो। अगर ये टाटालॉजी होगी, सारे ट्रू होंगे, तो ये आर्गुमेंट जो है ये वैलिड कहलाएगा। अब इसको एग्जांपल से उसने किया है, एक लॉ ऑफ सिलोगिज्म है, उसको उसने एक एग्जांपल से दिया है। मुझे सिर्फ आपको इतना बताना है कि ये जो लॉ दिया हुआ है इसमें प्रीमिसेस कितनी है, नंबर ऑफ प्रीमिसेस कितनी होंगी? दो है। एक P2 Q है, नहीं बेटा दो है, दो है। P2 Q है, Q2 R है, ये दो है, कॉमा के साथ आपने देखना है। पहले को P1 कह दे, दूसरे को P2 कह दे, और इसमें जो कंक्लूजन है वो आपका P2 R है बेटा। कंक्लूजन क्या है आपका? P2 R है। ये एक आर्गुमेंट दिया गया है, इस आर्गुमेंट को आपने क्या करना है, प्रोपोजिशन में कन्वर्ट करना है। प्रोपोजिशन में आपको कन्वर्ट कर लिया आपने। ये टेबल नहीं देखना बेटा प्लीज, जो टेबल दिया गया है इस टेबल को आपने नहीं फॉलो करना, बल्कि ये जो टेबल मैं आपको बता रहा हूं इसको फॉलो करना है। देखें, एक हमारे पास है P2 Q, ठीक है, कॉमा बीच में है, फिर Q2 R है, ठीक है, फिर उसके बाद ये जो दिया हुआ है ये सिंबल है, और दूसरे Q हमारे पास क्या है? P2 R। P2 R आपके पास क्या है? Q है। देखिएगा बिल्कुल P2 R Q है। अब इसमें सर कॉमी की जगह एंड लगाते हैं, कॉमी की जगह। जी जी जी, मैं बिल्कुल एंड ही लगाएंगे। तो अभी आपके पास ये जो मैंने लिख कर दिया है ना, इसको जरा करके दिखाएं मुझे क्या आता है। आपके पास 2 मिनट है, जरा इसको कीजिएगा, इसको बेटा कीजिएगा। जो बेटा वो कह रहे हैं कि वी emphasize that the validity of an argument does not depend upon the truth values nor the content of the statements appearing in the argument, but upon the particular form of the argument. This is illustrated in the following examples। वो कह रहे हैं इसमें बेटा कि जो वैल्यूज के ऊपर ये डिपेंड नहीं करती चीज कि वो जो आपका आर्गुमेंट है वो वैलिड है या नहीं है, वो आपका डिपेंड करता है कि आपने किस तरतीब में लिखा हुआ है। तो तरतीब के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने P2 पहले लिख दिया है या P2 Q लिख दिया है या Q2 R लिख दिया है, या आपने P R को इधर ले आए उठा के जो है वो प्रीमिसेस के अंदर, इसको उठा के उधर ले जाए।
तो वो ये आपकी डिपेंड कर रही है सिर्फ इसके ऊपर कि आपने इसको लिया हुआ कैसे है। जिस तरह इसको चेंज करेंगे वैसे ही वो आ जाएगा। अभी हमने एग्जांपल दिया इसके हवाले से, वो ये कहता है कि जी S1 एक स्टेटमेंट दिया उसने, या इसको आप प्रोपोजिशन कह दें, इफ ए मैन इज बैचलर ही इज अनहैप्पी। ठीक है, यानी कि जो है वो बैचलर है तो अनहैप्पी। और दूसरे स्टेटमेंट में कहा है कि अगर मैन जो है अनहैप्पी है तो वो यंग डाइज यंग। अब इनसे क्या किया हमने, इन स्टेटमेंट से हमने एक फाइनल रिजल्ट ये निकाला कि जो बैचलर्स हैं वो डाई यंग। अब वो नीचे का स्टेटमेंट देखिए, कहता है हेयर स्टेटमेंट एस बिलो द लाइन denotes the conclusion of the argument and the statements S1 and S2 above the line denote the premises। यानी कि जो S है वो आपका, आपने क्या किया बेटा, आपने उन दो चीजों से कंक्लूजन निकाला है। S1 और S2 से आपने कंक्लूजन निकाला है, वो प्रिंसिस है। कंक्लूजन निकाला आपने कि बैचलर डाई यंग। नीचे वो जो बात कर रहा है वो कहते हैं क्लेम दैट आर्गुमेंट S1 S2 to S इज वैलिड। वो कहते हैं ये वैलिड है। लेकिन वैलिड होने से मुराद ये है कि जो बात कर रहा है उन दोनों को मिला के, प्रिंसिस को मिला के आपके पास जो रिजल्ट आया है वो ट्रू आया है, तो लिहाजा ये क्या हो गया, ये वैलिड हो गया। अब नीचे एक और बेटा, एक मिनट बेटा, मेरी पहले बात सुनिए। जरा माइक बेटा। अच्छा बेटा, अटेंडेंस भी तो मुझे भेज दें। दूसरा ये कि आर्गुमेंट जो उसने आपने ऊपर आर्गुमेंट लिया था उसके प्रिंसिस, यानी कि S1 उसके अंदर था P to Q और उसके अंदर S2 था Q to R, और जो कंक्लूजन आया S वो आया P to R। ठीक है बेटा, वो कह रहा है वेयर P इज ही इज बैचलर, उसको P का नाम दे दिया उसने, Q इज ही इज अनहैप्पी, उसको Q कह दिया, और R कह दिया ही डाइज यंग, उसको R कह दिया। तो अगर उस एग्जांपल के मुताबिक कहेंगे तो ये वाली जो एग्जांपल आपको दी गई है 10.7, इसको भी, इसमें भी लॉ ऑफ सिलोगिज्म यूज किया गया है। वो कहते हैं ये जो स्टेटमेंट है ये भी वैलिड है, यानी कि आपका जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन आपका ट्रू आता है तो जो स्टेटमेंट होगी वो क्या कहलाएगी, वो वैलिड कहलाएगी। अब यहाँ पे आगे बेटा लॉजिकल इंप्लीकेशन है। जो लॉजिकल इंप्लीकेशन है उसमें भी यही बात है, लेकिन फर्क सिर्फ ये है इसके अंदर, इसमें पी में भी एक से ज्यादा प्रोपोजिशंस हैं और जो कंक्लूजन है उसमें भी एक से ज्यादा प्रोपोजिशंस है, और वहां पे जो वर्ड यूज किया गया है वो इंप्लाइज दैट का है। जो आपने इंप्लाइज दैट पढ़ा हुआ है ना, जो कैपिटल पी इंप्लाइज दैट कैपिटल पी, तो पी जो कैपिटल पी है उसके अंदर भी प्रोपोजिशंस हैं, उसको प्रिंसिस कहेंगे, और जो क्यू है उसके अंदर भी प्रोपोजिशन है, उसको हम कंक्लूजन कहेंगे। वो कहते हैं जी अगर आपका क्यू जो है वो ट्रू है व्हेन, जब के पी जो है वो ट्रू हो। अब बेटा यहाँ अजान स्टार्ट होगी, अब वेट करें अभी जी बेटा। यहाँ पे हमारे पास जो है ये जो मैंने बात अभी की लॉजिकल इंप्लीकेशन की, यहाँ पे इंप्लाइज दैट आएगा और कुछ भी नहीं आएगा, वैसे को वैसे ही होगा। ये इंप्लाइज दैट आपका वही काम करेगा जो कि आपका इफ एंड देन वाला कंडीशनल यूज करते हैं, लेकिन सिर्फ प्रोपोजिशन ज्यादा होने की वजह से उसको भी जहां भी ज्यादा होंगी वहां भी एंड आ जाएगा, कोमा की जगह पे क्या आएगा, एंड ही आना है। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे 10.4 की जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि दो प्रोपोजिशन दी है, कैपिटल पी और कैपिटल क्यू दिया हुआ, कहते हैं ये इक्विवेलेंट होंगी। इक्विवेलेंट क्या होती है कि अगर एक होल्ड करती है तो दूसरी भी करेगी, अगर दूसरी होल्ड करती है तो पहले भी करेगी। इसको कहते हैं इफ एंड ओनली इफ, यानी कि अगर आपकी नंबर 1 है ना, वो कहते हैं कि अगर ये है पी लॉजिकल इंप्लाइज करता है तो जो आर्गुमेंट होगा वो वैलिड होगा, और आर्गुमेंट वैलिड है तो प्रोपोजिशन जो है वो टाटोलॉजी होगी, और अगर प्रोपोजिशन टाटोलॉजी है तो वो जो लॉजिकल इंप्लाइज दैट होगा, इंप्लाइज होगा, लॉजिकल इंप्लाइज होगा वो। यानी कि ये तीन स्टेटमेंट जो है ये इफ एंड ओनली इफ तीनों के साथ आता है, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 1। ठीक है ना, ये आपस में क्या होती हैं, ये आपस में इफ एंड ओनली इफ के दरमियान में होता है, इसको कहते हैं
कि ये इक्विवेलेंट है स्टेटमेंट। तो ये आपको करने की जरूरत नहीं है, ऐसे स्टेटमेंट आपको याद होनी चाहिए कि अगर कोई प्रोपोजिशन दी हुई है पी और क्यू तो उनके दरमियान में ये रिलेशन आता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है प्रोपोजिशनल फंक्शंस है। इसको पढ़ने से पहले मैं क्वांटिफायर के बारे में बताता हूँ। कोई बच्चा बता सकता है क्वांटिफायर क्या होते हैं? एक्सप्रेस द क्वांटिटी। नहीं, क्वांटिफायर आप तो पढ़ा हुआ है, आप लोगों ने बड़ी दफा पढ़ाया हुआ है, लेकिन उसका उस वक्त पता नहीं था कि इसको क्वांटिफायर कहते हैं। दो तरह के क्वांटिफायर होते हैं। एक बेटा होता है यूनिवर्सल जो है क्वांटिफायर, उसको फॉर ऑल कहते हैं। एक होता है देयर एग्जिस्ट, और इसको कहते हैं एग्जिस्टेंस क्वांटिफायर। ये वाला जो क्या होता है यूनिवर्सल क्वांटिफायर होता है, और ये वाला एग्जिस्टेंस होता है। फॉर ऑल की एग्जांपल मैं आपको एक आसानी से एक एग्जांपल दे रहा हूं। फॉर एग्जांपल ये मैंने लिया x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 इनटू x1 प्लस 1। अब ये देखें जो स्टेटमेंट है, ये मैंने लाइनें भी 3 लगा दी हैं कि ये फॉर ऑल के लिए ट्रू है। ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉर ऑल x, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये ट्रू है जस्ट टू वैल्यूज के लिए, तो हम कहेंगे देयर एग्जिस्ट टू वैल्यूज x इज इक्वल टू माइनस 1 एंड 1, इसके लिए सिर्फ ये ट्रू है। यानी कि कोई स्टेटमेंट कोई इक्वेशन अगर तमाम वैल्यू से ट्रू होगी तो हम उसको कहेंगे फॉर ऑल, और अगर चंद वैल्यू के लिए ट्रू होगी, एक या चंद वैल्यू, उसको कहेंगे देयर एग्जिस्ट। और ये जो यूज किया जाता है देयर एग्जिस्ट होता है सम के लिए। ये वाला जो है ये बेटा फॉर ऑल के लिए यूज किया जाता है क्वांटिफायर, और ये वाला यूज किया जाता है सम, ठीक है। दोनों में डिफरेंस आपको नजर आया बेटा? यस सर। जी सर। अगला हमारा जो है ये तो इजी था, ये हमने पहले भी पढ़ा चुके हैं, हमें पता भी है इसका। लेकिन एक और बात मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि अब हमने बात करनी है लॉजिकल फंक्शन की, ठीक है। प्रोपोजिशनल फंक्शन की बात करेंगे। फंक्शन का तो आपको पता कैसे करते हैं कि हमारे पास कोई y इक्वल टू fx होता है और x की वैल्यूज पुट करते जाएं तो y की वैल्यू आती है। x की वैल्यूज का जो सेट बनता है डोमेन होता है, जो y की वैल्यू का सेट बनता है वो रेंज होता है। तो इस तरह से हम फाइंड कर लेते हैं। लेकिन इसमें और उसमें फर्क है, क्योंकि हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोपोजिशनल। प्रोपोजिशनल में फर्क है। प्रोपोजिशनल में हम कहते हैं कि टी ये डोमेन है, इसकी टी ऑफ इसको वो पी कह देगा, शायद उसने पी कहा हुआ है इसको। ये एक दफा मैं इसको बेटा थोड़ा सा इसको आप बता रहा हूं, ये बुक खोल के। ये बेटा हमारे पास जो है एक प्रोपोजिशनल फंक्शन है कि कोई सेट ए दिया गया, कोई सेट ए है, तो आपने उसमें प्रोपोजिशनल फंक्शन जो है वो ढूंढना है क्या होगा। तो उसको लिए बड़ा आसान होता है। कहते हैं जी प्रोपोजिशन फंक्शन जो है ये एक ओपन सेंटेंस है या कंडीशन है डिफाइंड ऑन ए, जो ए के ऊपर डिफाइन होती है, इज एन एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशन पी ऑफ होता है व्हिच हैज द प्रॉपर्टी दैट पी ऑफ ए इज ट्रू और फॉल्स फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए। thus that is px becomes a statement with the true values whenever any element a belongs to a is substituted for the variable x. The set is called the domain of p of x, and set tp of all elements of a for which pf is true is called truth set of p of x. तो इसको बेटा मैं आपको समझाता हूँ। ये बेटा इसमें अगर हम देखें तो ये मैं आपको इजी वे में समझा रहा हूँ कि हमने कोई सेट दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल ए सेट दिया हुआ है और उसके एलिमेंट्स हैं फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 10 तक कर लें, 10 तक। अब आपने यहां से टी पी निकालना है जो इसकी रेंज है। ए इसमें क्या है, डोमेन है, टीपी क्या है, इसमें रेंज है। तो इसके एलिमेंट्स कैसे होंगे? इसके एलिमेंट्स होंगे x such that x belongs to a, एंड वही कंडीशन हमें यहां देनी पड़ेगी, p of x हमें देना पड़ेगा कि p of x क्या है। p of x फॉर एग्जांपल है x प्लस 2, यहां से x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 3। ये मैंने आपके सामने एक जो है वो फंक्शन लिया है जो कि हमारे पास प्रोपोजिशनल फंक्शन कहलाता है।
अब प्रोपोजिशनल फंक्शन की डोमेन और हमारे पास क्या होगी और रेंज हमारे पास क्या होगी और इसको फाइंड कैसे करेंगे, ठीक है। अब मैंने इसके टीपी के ऐसा इसको थोड़ा सा मैं और थोड़ा सा चेंज कर देता हूं यहाँ पे, चले ठीक है। अब मुझे इस टीपी के एलिमेंट्स बताने हैं, कैसे, ये देखिएगा। पहले 1 ले लें, एक आपने ए के एलिमेंट्स देखने ना, ए के एलिमेंट्स जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते होंगे वो एलिमेंट्स आपने लेने हैं। बताइएगा 1 इसको सेटिस्फाई करता है बेटा? नो सर, कोई भी नो सर, नो सर, कोई भी नहीं करता सर। हम नहीं लिख सकते 1 को। 2 करेगा इसको सेटिस्फाई? यस सर, 2 आ गया। 3 करेगा? जी करेगा? जी सर। करेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि हमने वो एलिमेंट्स लेने हैं इस टीपी के अंदर, इसकी रेंज के अंदर, जो जिसमें ये पी ऑफ एक्स जो है वो ट्रू होगा। एक्स की वो वैल्यूज जिसके लिए पी जो है वो ट्रू होगा, वो वैल्यूज आपने यहां लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और लिखता हूं, टीपी एक और लिखता हूं, वो उसकी कंडीशन चेंज करते हैं। एक्स जो है ए मैंने वही लिया और यहां पे जो पी ऑफ एक्स ले रहा हूं ये थोड़ा सा चेंज करके ले रहा हूं, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज लेस देन 0। अब बताइए इसके एलिमेंट्स क्या 1 इसको सेटिस्फाई करता है? नो सर, नो सर, नो सर, नहीं करता, 3 कोई भी नहीं करता, तो क्या आएगा इसका आंसर? क्या आएगा? एम्प्टी सेट। यानी कि इक्वल आ गया, एम्प्टी सेट के इक्वल आ गया। एक और लेते हैं, देखिए ना, अभी हमें आइडिया होता जा रहा है। एक और हम लेते हैं यहाँ पे। मैं अब सेट जो है ना वो पी लेने लगा हूं, ए की बजाय पी लेने लगा हूं। 1 2 3 एंड सो ऑन। जी, इसमें मुझे टी पी फाइंड करना है। वो उसके एलिमेंट्स है एक्स such that x belongs to p and जो p of x है वो ट्रू होना चाहिए। इसमें क्या है वो कंडीशन हम अपने पास से ले लेते हैं, x plus 5 is greater than 2। जी बताइएगा इसमें एलिमेंट बताए 1 आएगा? नो सर, यस सर, यस सर, सर आएगा 1, यस सर, 2 भी आएगा, एक और लेते सारे आएंगे। एक और लेते हैं, कोई ऐसा लेते सारे हैं आएंगे। जी बिल्कुल जी, सारे आ गए। कोई और लेते हैं जी, ताकि इसमें काम वाला भी कोई आए ना। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो अब देखिए क्या आएगा। सर नल सेट, एम्प्टी सर, कोई भी नहीं आएगा। यस सर, एम्प्टी, एम्प्टी सेट। चलो अच्छा, अब हम कोई और लेते हैं, एक और लेते हैं। चलो मैं तो कंडीशन लिख देता हूं। चलिए ये लिख देता हूं। अब बताओ इसमें क्या आएगा? सर इसमें भी एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट, सारे एम्प्टी आ रहे हैं। चलो और ले लेते हैं, और ले लेते हैं। यहां आप ले लें, चलो x माइनस 7 इज ग्रेटर देन 5 ले लिया। आप बताएं क्या आएगा? 1 आएगा? नहीं। 2 नहीं, 3 4 5 कोई भी नहीं आ रहा। 12 नहीं। 13 से स्टार्ट होंगे। ये कहां स्टार्ट होंगे? 13 से। बाकी सारे आ जाएंगे। जी क्लियर होगी बात मेरा बेटा? यस जी सर, सर। यस सर। तो कितना आसान है मैथ, कहते हैं मुश्किल होता है। किसने कहा जी मैथ अब मुश्किल होता है? इतना आसान मैथ है। ये सारा जो यहाँ लिखा हुआ है सारा आपको बता दिया, सारे का सारा बता दिया। लो जी मुझे लगेंगे अब तो कोई मुश्किल नहीं है। हमने अपनी मर्जी से टीपी लेना है? नहीं, आपने अपनी मर्जी से नहीं लेना, वो दिया गया होगा। ये तो मैं वैसे लिख रहा था ना, वो दिया गया होगा। तो सर यहाँ पे लेट किया हुआ है उन्होंने खुद जी ये सर लेट किया हुआ है उन्होंने खुद अपनी मर्जी से। फिर नहीं एग्जांपल 10.9 बेटा ये उन्होंने करके दिया है ना, आपने थोड़ी किया, उन्होंने करके दिया है। इसमें आपको तो ये स्टेटमेंट दी जाएगी ना, उसके अंदर से आपने देखना है कि कौन कौन से 5 ये दिया गया होगा। इसके बगैर तो बेटा कर नहीं ना सकते, इसके बगैर नहीं कर सकते ना। जब आपको दिए ही नहीं गया होगा तो उसकी आपके सामने कुछ नोटेशन दी हुई है कि इसको ऐसे लिखते हैं, टी पी इज इक्वल टू एक्स सच दैट
x belongs to a, p of x is true. p of x दिया गया होगा आपको, या इसको Yes, सिंपल sir. ये भी लिख लेते हैं tp is equal to x such that p of x. p of x का मतलब ये है कि जो ट्रू होगा वो लिखना है। लेकिन अगर आप फंक्शन पढ़ते थे ना, फंक्शन में आपने एक बात नोट की होगी कि फंक्शन में ट्रू फॉल्स नहीं लिखा होता था, क्योंकि वहां तो वो वैल्यूज आ जाती जो उस फंक्शन को सेटिस्फाई करती थी, जो दिया गया होता था। यहाँ पे आपने वो वैल्यू लिखनी है जो ट्रू करेंगे इसको, ठीक है ना। वहां भी डिफाइन का वर्ड यूज करते थे, यहाँ पे ट्रू का वर्ड यूज कर रहे हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है, एक ही बात है। अब देखना यूनिवर्सल क्वांटिफायर मैंने आपको बताया फॉर ऑल, यानी कि वो स्टेटमेंट जो ट्रू हो x की हर वैल्यू के लिए, उसको हम यूनिवर्सल क्वांटिफायर कहते हैं। कोई मुश्किल नहीं है बेटा ये, यानी कि जिसमें आपके पास जो है। अब दूसरे नंबर पे जो एग्जिस्टेंस क्वांटिफायर है वो भी देख लें, या एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर या एग्जिस्टेंस क्वांटिफायर, इसमें भी देख लें। वो कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट का मतलब कि देयर इज सम एलिमेंट्स, सम वैल्यूज ऑफ x। ये लास्ट में लाइन पढ़िएगा, देखिए व्हिच रीड्स देयर एग्जिस्ट आर फॉर सम और फॉर एट लीस्ट वन, यानी कि कम से कम एक या एक से ज्यादा, लेकिन सम फाइनाइट नंबर्स हो, ये ना हो कि इन्फिनिट में तो फॉर ऑल आ जाएगा ना। जब कुछ वैल्यूज के लिए होगा या फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज के लिए होगा तो हम कहेंगे देयर एग्जिस्ट। आज आपको ये बात समझ में आ गई है कि देयर एग्जिस्ट कहाँ यूज करना है और फॉर ऑल कहाँ यूज करना है। आपने एक बात नोट की होगी, कभी आप पढ़ते थे कि दिस स्टेटमेंट ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, वो था यूनिवर्सल क्वांटिफायर यूज करते थे। कभी आप लिखते थे कि दिस स्टेटमेंट ट्रू फॉर सम वैल्यूज ऑफ x, तो वहां क्या आएगा, देयर एग्जिस्ट आएगा वर्ड। दोनों में बड़ा ये बड़ा मेन डिफरेंस है। एक में उन्होंने ए को उल्टा किया हुआ, एक में उसने ई को उल्टा किया हुआ है। तो मेरा अगर दोनों की समझ आ गई है कि नहीं? जी सर समझ आ गई। जी सर आ गई समझ। जी सर आ गई। मैंने जो आपको आज ये बात बताई है ना, ये जाके पीएडी के बाद भी अक्सर समझ नहीं आती। पीएडी कर लेते हैं हम लोग, अक्सर हमें वो समझ नहीं आती कि इसका मतलब ये होता है। मतलब का भी पता होता है, लेकिन ये यूज कहाँ करना है ये एक मुश्किल काम होता है। लेकिन मेरे बच्चों को ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई है कि फॉर ऑल कहाँ लिखना है उसकी सिंबल, और देयर एग्जिस्ट की सिंबल कहाँ लिखनी है। वो मेरे बच्चों के लिए आप कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। बाकी ये तो एग्जांपल ऐसी दी हुई हैं, इनको देख लीजिएगा। अब नेगेशन ऑफ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स, ये जो स्टेटमेंट्स हैं उनके साथ नेगेशन कैसे लगाते हैं। देखिए वही वर्ड है, वही सब कुछ है, वहां भी हम नेगेशन को यूज करते थे। आपको पता है नेगेशन क्या होती है, अगर ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, और फॉल्स है तो वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। जी यहाँ पे स्टेटमेंट जरा देखिएगा, कहते हैं कंसीडर द स्टेटमेंट ऑल मैथ मेजर्स आर मेल, कि जी जितने भी मैथ मेजर्स हैं वो मेल हैं। इट्स नेगेशन इज इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स, इसकी नेगेशन क्या होगी, इट इज नॉट द केस दैट ऑल मैथ मेजर्स आर मेल, यानी कि इसमें इसके नेगेशन क्या होगी कि सारे जो मेजर है वो मैथ मेजर्स हैं वो मेल नहीं है। वो इज ए फीमेल, उसकी नेगेशन ये होगी कि उनमें से, देखें ना ऑल लिखा ना, ऑल मैथ मेजर्स आर मेल, तो इसका मतलब अगर इनमें से एक भी गलत हो गया, इसकी एक भी हो गया कि वो एक फीमेल जो है वो मैथ मेजर है, तो इसका मतलब कि इसकी नेगेशन होगी, ठीक है ना। फॉर ऑल, वहां फॉर ऑल है, उसकी नेगेशन के लिए जस्ट एक पॉइंट चाहिए, एक फीमेल चाहिए जो जिसके बाद जो है जो मैथ मेजर कहलाती है। तो आगे थोड़ी सी आगे बात करते हैं, उसको मैथमेटिक्स में कैसे लिखा हुआ देखिएगा। नेगेशन ऑफ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एम, एक्स इसमें मेल है, और नेगेशन आप किसकी कर रहे हैं कि वो तमाम मैथ मेजर जिसको ये एक्स बिलोंग करता है, एक्स इज द मेल, उसकी नेगेशन क्या होगी, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू एम, एक्स इज नॉट मेल, यानी कि वहां पे कुछ ऐसे एक्स की वैल्यूज होंगी जो मेल नहीं होगी, वो एक भी हो सकती है, वो एक से ज्यादा भी हो सकती है। तो उसकी नेगेशन क्या होगी, जस्ट एक वैल्यू के साथ नॉट आ जाए तो वो नेगेशन हो जाती है।
उन्होंने डी मॉर्गन लॉ को बड़े खूबसूरत तरीके से उन्होंने उसकी यूज किया है। वहां पर यूनियन था, आपको याद होगा, और यूनियन और इंटरसेक्शन को हम यूज करते थे वहां पे, तो उसको उसने इस स्टेटमेंट के अंदर लिखा है। ये जो स्टेटमेंट है बेटा, इसमें लिखा है नेगेशन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, पी ऑफ एक्स इज ट्रू। ये जो पी ऑफ एक्स है ना, इज ट्रू। आपने नेगेशन किसकी करनी है? फॉर ऑल की। और नेगेशन करेंगे उधर क्या होगा कि आपने लिखेंगे देयर एग्जिस्ट x belongs to a sum, there sum exists, x belongs to a, negation of p of x, p of x क्या होता है आपका? ट्रू, और उसकी नेगेशन क्या होगी? फॉल्स। False. नीचे देखिएगा, लेफ्ट और राइट को नंबर 1 और 2 से लेफ्ट और राइट को डिफरेंस किया हुआ है दोनों का। कैसे? पहली को लिखता है, लेफ्ट हैंड साइड के बारे में लिखता है, इट इज नॉट ट्रू दैट आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, पी ऑफ ए इज ट्रू। कहता है कि इसकी नेगेशन ये है कि इसकी नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है। अंदर स्टेटमेंट के अंदर क्या है? फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, पी ऑफ ए इज ट्रू। और राइट हैंड साइड में लिखता है देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू ए। देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू ए से मुराद ये है कि कम से कम एक एलिमेंट वहां एग्जिस्ट करता है सच दैट पी ऑफ ए इज फॉल्स। जो यहां लिखा हुआ है नेगेशन ऑफ पी ऑफ एक्स, नेगेशन ऑफ पी ऑफ एक्स से मुराद है फॉल्स, और पी ऑफ एक्स से मुराद है ट्रू। लेफ्ट पे पी ऑफ एक्स से मुराद ट्रू है, राइट पे लिखा नेगेशन ऑफ एक्स से मुराद है फॉल्स। इसलिए उसने दूसरे डी मॉर्गन लॉ को लिखा है। उसने लिखा है कि नेगेशन ऑफ देयर एग्जिस्ट सम एक्स बिलोंग्स टू ए, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, नेगेशन ऑफ पी ऑफ एक्स। उसको लिखता है इट इज नॉट ट्रू दैट सम ए बिलोंग्स टू ए, पी ऑफ ए इज ट्रू। ठीक है ना? और दूसरे में लिखता है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, पी ऑफ ए इज फॉल्स। यानी कि ये दोनों के लिए लिख रहा है। आगे कुछ उसने एग्जांपल्स भी दी हैं इसकी जो है नेगेशन की, तो वो आप इसको देख लीजिएगा नेगेशन के लिए। तो आज मैंने इतना ही पढ़ाना था, ये आपका कंप्लीट हो गया है। अच्छा, काउंटर एग्जांपल क्या होती है? कोई बता सकता है काउंटर एग्जांपल? काउंटर एग्जांपल क्या होती है? वो एग्जांपल जो किसी स्टेटमेंट को की अगेंस्ट हो, जो किसी स्टेटमेंट के अगेंस्ट हो, वो काउंटर एग्जांपल कहलाती है। ठीक है बेटा, वो काउंटर एग्जांपल कहलाएगी। जी सर। तो यहाँ पे लिखा है प्रोपोजिशनल फंक्शंस विद मोर देन वन वेरिएबल। बेटा ये जो प्रोपोजिशन है ना, ये एक से ज्यादा वेरिएबल की भी हो सकती है, जैसे x + 2y + 3z। अब हमें यहाँ x, y और z की वैल्यू पुट करनी है, तो ट्रिपलेट बनेगा। अगर x और y होंगे तो 2 आ जाएंगे, 2 वैल्यूज पुट करेंगे तो वो पेयर बन जाएंगे यहाँ पे। तो आप 2 वैल्यूज के लिए भी किस स्टेटमेंट को चेक कर सकते हो, 3 के लिए भी और n के लिए भी। तो n के लिए होगा तो हमारे पास n टपल्स आ जाएंगे, लेकिन उसमें n वेरिएबल यूज होंगे, x1, x2, x3, xn। ठीक है? तो इसलिए उनके लिए भी नेगेशन यूज करेंगे। बेटा यहां तक कर लें, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट में आपने इसकी एक्सरसाइज कर लेनी है, उसकी स्टेटमेंट्स देख लेनी है, क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट्स को समझ लीजिएगा। नहीं समझाई तो मुझसे आप लोगों ने डिस्कस करना है। तो आप लोगों का वाइवा जो है 22 से आपका वाइवा भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? लेकिन हमारे पास नेक्स्ट एक वीक है जिसमें हमने पढ़ना है, बाकी थोड़ा सा हम अगले वीक में पढ़ेंगे, लेकिन हमने तैयारी जारी रखी। ठीक है जी? अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz, sir. Allah Hafiz, sir. Allah Hafiz. Allah Hafiz, sir. Allah Hafiz, sir.